एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं हीजू अपने फादर से बोलती है कि मैं प्रिंस को बचाना चाहती हूँ। इस पर फादर बोलते हैं अगर तुम प्रिंस को बचाना चाहती हो तो तुम्हें उन्हें डिवोर्स देना होगा। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फादर बोलते हैं अगर तुम सारा इंजाम अपने ऊपर ले लोगी तो प्रिंस का स्टेटस ऐसा ही बना रहेगा। यह सुनकर हीजू काफी दुखी होती है। इसके बाद हीजू बोलती है अगर मैं खुद को चुनूं तो आप क्या कहेंगे। फादर बोलते हैं यह रास्ता भी डिवोर्स से होकर ही जाता है, कोई भी कंडीशन हो तुम्हें डिवोर्स देना ही पड़ेगा। फादर बोलते हैं कमजोर मत बनो और इस हेल से बाहर निकलो। यह सुनकर हीजू काफी दुखी होती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसे ये करना ही होगा। हीजू की ऐसी हालत देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और काफी दुखी होते हैं। नेक्स्ट सीन में हीजू को दिखाते हैं जो कि पैलेस वापस आ जाती है तो वह देखती है ग्रैंड प्रिंस उसका वेट कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिंस उससे पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हारे फादर की तबीयत अब ठीक है। हीजू कुछ नहीं बोलती है, भाग कर आकर उन्हें गले से लगा लेती है। प्रिंस बोलते हैं क्या हुआ, ये कोई गिफ्ट है क्या, जिस पर हीजू बोलती है चलो डिवोर्स ले लेते हैं। यह सुनकर प्रिंस चौंक जाते हैं। प्रिंस पूछते हैं क्या हुआ है, फादर ने कुछ कहा क्या, जिस पर हीजू बोलती है नहीं, फादर की बस तबीयत खराब है क्योंकि हमारे स्टॉक्स के प्राइस नीचे गिर गए हैं। प्रिंस बोलते हैं तो क्वीन मदर ने कुछ कहा होगा, जिस पर हिंजू काफी तेज चिल्लाती है, बोलती है क्वीन मदर ने कुछ भी कहा हो तुम्हें इससे क्या लेना है। जो बोलती है वैसे भी मैंने पहले बता दिया था, मेरे पास ऐसा कोई स्टेटस नहीं है जिसे खोने से मैं डरती हूँ। मेरे पास अब कोई ऐसी जगह भी नहीं बची जहाँ मैं वापस जा सकूँ, इसलिए बेटर यही रहेगा कि हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। प्रिंस बोलते हैं तुम अचानक से ये क्यों कह रही हो। हिजू बोलती है क्यों, तुमने ही तो कहा था जब मैं चाहूँ मैं डिवोर्स ले सकती हूँ, ये टाइम सही है डिवोर्स लेने के लिए। वैसे भी मैंने ये सब रॉयल स्टेटस के लिए ही किया था और तुम्हारे पास तो अब खुद रॉयल स्टेटस नहीं है, तो मैं क्या करूंगी इस शादी से, तो बेटर यही रहेगा कि हम डिवोर्स ले लेते हैं। यह सुनकर प्रिंस काफी दुखी होता है और वहां से गुस्से में चला जाता है। हीजू भी यह सब बोलते वक्त काफी दुखी हो रही थी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड प्रिंस को दिखाते हैं जो कि लेट किंग के चैम्बर को देख रहा होता है। कोर्ट लेडी चोई बोलती है वहां मत जाइए ग्रैंड प्रिंस, वो लेट किंग का चैम्बर है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं बिना मास्टर के ये सिर्फ एक हॉल ही है, तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। वे सब लोग वहां से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिंस चैम्बर के अंदर चले जाते हैं जहाँ चारों तरफ अंधेरा हो रहा होता है। अंदर जाकर प्रिंस काफी हताश हो चुके होते हैं और काफी सैड हो रहे होते हैं और बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस अपने भाई की सीट को देखने लग जाता है और अपने भाई के बारे में याद कर रहा होता है, जहाँ ग्रैंड प्रिंस लेट किंग से बोलता है रॉयल प्रिंसेस का आपके सिवा और कोई नहीं है, वह आप पर ही रिले करती हैं। इस पर लेट किंग मुस्कुराते हैं और बोलते हैं तुम्हें लगता है कि वह मुझ पर रिले करती है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं तुम इतने भी कायर मत बनो। इस पर लेट किंग बोलते हैं मैं आशा करूंगा कि तुम मेरे जैसे ना बनो। प्रिंस बोलता है मैं तुम्हारे जैसा कायर बिल्कुल नहीं बनूंगा। प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं तो ऐसा फील होता है जैसा मैं आज फील कर रहा हूँ, और काफी सैड हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हीजू को दिखाते हैं जो कि ग्रैंड प्रिंस के ऑफिस में आती है और ग्रैंड प्रिंस से पूछती है तुम पूरी रात यहीं थे क्या, जिस पर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं हाँ। हीजू ग्रैंड प्रिंस को ही देख रही होती है तो ग्रैंड प्रिंस पूछते हैं तुम्हें कुछ बात करनी है क्या, तो हीजू बोलती है मैं काउंसलिंग हॉल में जाना चाहती हूँ ताकि मैं डिवोर्स के लिए रॉयल्स का अप्रूवल ले सकूँ। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं तुम्हें जो कर रहा है वो करो। ग्रैंड प्रिंस काफी दुखी दिखाई दे रहे थे और हीजू भी। नेक्स्ट सीन में मिसदो और राइटमैन को दिखाते हैं जहाँ पर मिसदो गुस्सा हो रही होती हैं कि क्या हुआ है, ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ये डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। तो राइटमैन बोलता है जब दूसरी पार्टी चाहती है तो ये होगा ही ना। मिसदो बोलती है चेयरमैन सोंग ने कुछ कहा है क्या, हीजू पर कोई दबाव डाला है क्या। तभी राइटमैन रिकॉल करता है हीजू ने उससे कार में बोला था मैं और प्रिंस डिवोर्स लेने वाले हैं, मुझे पता है प्रिंस नहीं चाहेंगे पर तुम मेरा साथ देना। राइटमैन बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी मिसदो के पास एक कॉल आती है जहाँ ग्रैंड प्रिंस उसे काउंसलिंग हॉल में आने के लिए बोल रहे होते हैं। ये चारों काउंसलिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये चारों काउंसलिंग हॉल में एंटर करते हैं। लॉर्ड इनप्योंग ग्रैंड प्रिंस को उसके पद से रिमूव करने की बात करता है तो हिंजू उसे इंटरप्ट करती है और बोलती है हम दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं तो हमें कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। डिवोर्स की बात सुनकर सभी रॉयल्स और कैबिनेट मेंबर चौंक जाते हैं। मिनिस्टर मिन और लॉर्ड इनप्योंग का चेहरा देखने लायक होता है। हिजू बोलती है वैसे भी सभी लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं फेक बेहोशी और आग के इंसिडेंट के लिए। वैसे भी मिनिस्टर मिन तुम बोल रहे थे ना कि रॉयल फैमिली की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, तो मैं चाहती हूँ डिवोर्स होने के बाद मेरी इन्वेस्टिगेशन हो। वैसे भी ये सब मैंने ही किया है, प्रिंस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर ताइजू और उसकी वाइफ को दिखाते हैं जो कि कंपनी के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पर वे पब्लिक स्टेटमेंट देने के लिए आए हुए होते हैं। ताइजू काफ़ी डर रहा होता है तो उसकी वाइफ उसे मोटिवेट करती है कि डरो मत, वैसे भी तुम एक पब्लिक फिगर हो और कैमरा तुम्हें पसंद करता है तो ज़्यादा टेंशन मत लो। इसके बाद हिजू का भाई स्टेज पर पहुंचता है और उन्हें ग्रीट करता है। काफ़ी सारे मीडिया वाले और रिपोर्टर्स वहां पर प्रेजेंट रहते हैं और फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले से ही पता था, 3 साल की ड्यूरेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसका क्या मतलब है। इस तरह के क्वेश्चन सुनकर ताइजू थोड़ा नर्वस हो जाता है। तभी एक मीडिया रिपोर्टर्स पूछती है हीजू जो पैलेस में बेहोश हुई थी वह भी एक नाटक था ना, उसे रॉयल हॉस्पिटल ना ले जाकर कैस्टर ब्यूटी के हॉस्पिटल में ले जाया गया।
ये सब इसके पीछे कुछ चाल है। यह सुनकर ताइजू एकदम गुस्से में हो जाता है। उसका प्रोटेक्टिव ब्रदर मोड स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ताइजू की वाइफ राइटमैन को मैसेज कर देती है कि यहाँ पर काम शुरू हो गया है। हीजू राइटमैन की तरफ देखती है। राइटमैन इशारा करता है कि काम शुरू हो गया है। ताइजू बोलता है, जब हीजू और ग्रैंड प्रिंस के डेटिंग के स्कैंडल के बारे में पता चला था तो महल के लोगों ने इसका विरोध किया था, बल्कि हम लोगों को भी यकीन नहीं हुआ था कि ये सच है। हमने हीजू को काफ़ी समझाया कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, काम पे ध्यान दो। हमें नहीं पता था कि बात शादी तक पहुंच जाएगी। वैसे भी वे दोनों प्यार में पागल हो गए थे। बड़ा भाई होने के नाते मुझे उसकी थोड़ी चिंता थी, इसलिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला था। वैसे भी ये 4 दिन का प्यार कुछ दिन में ही खत्म हो जाता है, आपको तो पता ही है। यह सुनकर सभी मीडिया वाले चौंक जाते हैं। पूछते हैं, तो इस फेक कॉन्ट्रैक्ट में आप भी शामिल थे? आपने ही वो लिखवाया था? ताइजू बोलता है, वैसे भी महल में डिवोर्स लेना टैबू है, तो मुझे अपनी बहन की थोड़ी फिक्र हो रही थी, तो इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था। वैसे भी ये किसी वकील के द्वारा प्रूव नहीं है, ये हमने खुद से ही लिखवाया था। और वैसे भी हीजू को महल में जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। इसके बाद से तो हीजू भी डर गई थी। अभी बताइए, कोई भला क्यों फेक बेहोश होने का नाटक करेगा? वैसे भी इस कॉन्ट्रैक्ट से ना तो प्रिंस को ना ही हीजू को कोई फ़ायदा होने वाला था। हीजू के पैरों के नीचे तो ऑलरेडी ही जन्नत है, वो ऐसा क्यों करेगी? यह सुनकर सभी मीडिया वाले चौंक जाते हैं। इसके बाद ताइजू मीडिया वालों पर गुस्सा होता है और बोलता है, मुझे पता है आपने क्या क्या हेडलाइंस बनाई हैं, मेरे पास इनकी सारी पीडीएफ हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हीजू को दिखाते हैं, जो कि लॉर्ड इनपियोंग और सभी कैबिनेट मेंबर से बोलती है, आपको तो पता ही है इस मैरिज में कितने पैसे खर्च हुए हैं, उससे ज़्यादा पैसे इस मैरिज से गेन हो चुके हैं। जिन जिन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था उन्हें उनके पैसे वापस चाहिए। यह सब डिवोर्स होने से ही हो पाएगा, और वैसे भी ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ग्रैंड प्रिंस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तभी काउंसलिंग हॉल में रॉयल सेक्रेटरी आ जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस नाइट का, जहां ग्रैंड प्रिंस लेट किंग के चैम्बर में होते हैं और बोलते हैं, तो तुम्हें इस तरह फील हो रहा होगा जैसा मुझे आज हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं बनूंगा। ऐसा कहकर प्रिंस वहां से उठ जाते हैं और एक लॉकर खोलते हैं। जब वह लॉकर खोलते हैं तो उसके अंदर रॉयल कॉस्ट्यूम होती है, जिस पर ड्रैगन बना होता है, जो कि किंग के लिए होती है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस रॉयल मजिस्ट्री से मिलने के लिए जाते हैं। कोर्ट लेडी बोलती हैं कि वे सो गए हैं। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, अनाउंस कीजिए। कोर्ट लेडी अनाउंस करती है कि ग्रैंड प्रिंस आए हैं, तो रॉयल मजिस्ट्री उन्हें एंटर करने के लिए बोलते हैं। ग्रैंड प्रिंस अंदर एंटर करते हैं और बोलते हैं, मुझे मेरा सिंहासन वापस चाहिए। इसके बाद काउंसलिंग हॉल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर रॉयल सेक्रेटरी रॉयल मजिस्ट्री के ऑर्डर को पढ़ रहा होता है, जिसमें लेट किंग ने लिखा होता है कि मैं मेंटली और फिजिकली रूप से काफ़ी टूट चुका हूँ, मैं इस सिंहासन को संभालने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। तो जो रॉयल प्रिंस है वो अभी काफ़ी छोटा है, इसलिए उसके लिए भी यह सिंहासन संभालना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए मैं ये सारा राज्य अपने भाई आयन को देना चाहता हूँ। ग्रैंड प्रिंस एक अच्छा इंसान और एक पैट्रियोट भी है, वह सिंहासन को और राज्य को अच्छे से संभालेगा। वहीं हमें दिखाते हैं रॉयल मजिस्ट्री बोलते हैं, मैं यह गद्दी अपने अंकल यानी कि ग्रैंड प्रिंस को देना चाहता हूँ, और यह कमांड रॉयल सेक्रेटरी के हाथों भेज देते हैं। लॉर्ड इनपियोंग इस बात को सुनकर काफी तेज चिल्लाता है, ये सब क्या है, मैं जाकर रॉयल मजिस्ट्री से बात करता हूँ। तभी ग्रैंड प्रिंस चिल्लाते हैं, तुम रॉयल कमांड के अगेंस्ट जाओगे? यह सुनकर वह चौंक जाता है और वहीं रुक जाता है। ऑल कैबिनेट मेंबर इंक्लूड मिनिस्टर मिन कोई भी रॉयल कमांड के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल पाता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस वहां से चला जाता है। हीजू भी उनके पीछे पीछे जाती है और ग्रैंड प्रिंस को रोकती है, बट ग्रैंड प्रिंस उसे इग्नोर करते हैं। वह ग्रैंड प्रिंस के हाथ को पकड़ती है। ग्रैंड प्रिंस हीजू को गुस्से में देखते हैं तो हीजू उनका हाथ छोड़ देती है। तुम क्या सोच रही थी कि मैं हम दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा? तुम सच में मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिंस वहां से चले जाते हैं। हीजू वहीं खड़ी रह जाती है और काफी सैड हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट लेडी आती है और क्वीन मदर को बताती है रॉयल मजिस्ट्री ने राजगद्दी ग्रैंड प्रिंस के नाम कर दी है। यह सुनकर वे चौंक जाती हैं और काफ़ी गुस्सा होती हैं कि यह सब अचानक कैसे हो गया बिना वार्निंग के। कोर्ट लेडी बोलती है, इस रॉयल कमांड को ग्रैंड प्रिंस ने रिजेक्ट कर दिया है। क्वीन मदर बोलती है, रॉयल कमांड 3 बार दी जाएगी, इसे बाद में ग्रैंड प्रिंस स्वीकार ही कर लेगा। क्वीन मदर कहती है, रॉयल मजिस्ट्री कहाँ है? दूसरे सीन में हमें रॉयल मजिस्ट्री को दिखाते हैं, जो कि गेट पर सामान लगा रहे होते हैं ताकि उनकी मदर आकर गेट न खोल सके। तभी वहाँ क्वीन मदर आ जाती हैं और चिल्लाती है, गेट खोलिए रॉयल मजिस्ट्री। बट रॉयल मजिस्ट्री गेट नहीं खोलते हैं। वे काफ़ी शोर मचाती है, जिसकी वजह से रॉयल मजिस्ट्री अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। उन्हें पास्ट का सीन याद आता है, जब के फादर के चैम्बर में आग लग गई थी और उनकी मदर बोल रही थी, इससे अच्छा तुम मर क्यों नहीं जाते। यह सीन याद करके वे काफ़ी डर जाते हैं। रॉयल मजिस्ट्री की नैनी उन्हें रोक देती है और बोलती है, प्लीज़ अंदर मत जाइए, प्रिंस आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। फिर मदर गुस्सा होती है
तुम गेट क्यों नहीं खोल रही हो? इसका मतलब तुम पहले से जानती थी ये सब। यह सुनकर वह कुछ नहीं बोलती है। क्वीन मदर गुस्सा होती है और बोलती है, देखती हूँ कब तक गेट नहीं खोलते। और कोर्ट लेडी से बोलती है, इस गेट को तोड़ दो। तभी वहाँ मिनिस्टर मीन आ जाते हैं और बोलते हैं, बेवजह रॉयल मजिस्ट्री को परेशान करने से कोई फायदा नहीं है, चलिए आपके चैम्बर में चलते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्वीन मदर मिनिस्टर मिन से बोलती हैं, अगर ऐसा हुआ तो ग्रैंड प्रिंस किंग बन जाएंगे और हीजू क्वीन। इस तरह हीजू हमेशा के लिए महल में ही रह जाएगी। मिनिस्टर मिन से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? कुछ करो, तुम्हें तो कुछ करना चाहिए ना। मिनिस्टर मिन बोलते हैं, मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ रॉयल्स के अफेयर्स को कवर करते करते। ये तुम्हारा काम है सिंहासन को बचाए रखने का, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। या तो ग्रैंड प्रिंस को संभालो या फिर रॉयल मजिस्ट्री को, ये तुम्हारे हाथ में है। यह सुनकर क्वीन मदर चिल्लाती हैं और बोलती है, तुम मुझे डरा रहे हो क्या? मिनिस्टर मिन बोलते हैं, हाँ, जैसा तुम समझना चाहो। नेक्स्ट सीन में हिजू को दिखाते हैं जो काफ़ी सैड हो रही होती है और प्रिंस की बातों के बारे में सोच रही होती है कि तुम्हें लगता है ना कि मैं हम दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तुमने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। यह सोचकर हिजू काफ़ी दुखी हो रही होती है। तभी वहाँ पर मिस दो आती हैं। हिजू बोलती है, ग्रैंड प्रिंस मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वे कहाँ चले गए? मुझे उनकी काफ़ी फिक्र हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिंस को दिखाते हैं जो कि ड्राइव कर रहे होते हैं। हिजू के बार बार कॉल करने पर भी वे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं। हिजू बोलती है, जब वे ग्रैंड प्रिंस थे तब वे मरते मरते बचे हैं, लेकिन अब रॉयल ऑर्डर आने के बाद तो उनकी जान और भी ज़्यादा खतरे में है। वे कहाँ चले गए हैं बिना बताए? मैं जाती हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। तभी मिस दो उसे रोक देती हैं और बोलती हैं, आप यहीं रहिए, मैं और राइट मैन जाते हैं। हिजू मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिंस को दिखाते हैं जो कार से उतरकर खड़े हुए होते हैं और हिजू और अपने साथ में बिताए हुए मोमेंट याद कर रहे होते हैं, जब उन्होंने कहा था, अगर मुझे गद्दी चाहिए होगी तो मुझे पता है तुम मेरा साथ दोगी। हिजू बोलती है, मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगी। इन मोमेंट को याद करके प्रिंस काफी दुखी हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हिजू भी अपने और प्रिंस के मोमेंट को याद कर कर काफी दुखी हो रही होती है और काफी परेशान भी थी। वहीं नेक्स्ट सीन में राइटमैन और मिस दो को दिखाते हैं जहां मिस दो बताती है ग्रैंड प्रिंस यहाँ नहीं है। यह सुनकर राइटमैन चौंक जाता है कि बिना रॉयल गार्ड के कहाँ चली गई हैं प्रिंस। दो बोलती है, मुझे पता है, उन्होंने बोला था कुछ टाइम के लिए महल से दूर जा रहा हूँ अपने प्राइवेट रेजिडेंस में। राइटमैन बोलता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मिस दो बोलती हैं, तुमने भी तो मुझे नहीं बताया हिंजू के बारे में। नेक्स्ट सीन में मिस दो और राइटमैन को दिखाते हैं जो हान रिवर के पास बैठे हुए होते हैं। मिस दो राइटमैन को ड्रिंक देती है और बोलती है, मुझे ये पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है? हान रिवर, ये ड्रिंक और या फिर मैं? यह सुनकर राइटमैन मुस्कुराने लगता है और दोनों हंसने लगते हैं। राइटमैन बोलता है, मुझे सब अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हिजू को दिखाते हैं जो ग्रैंड प्रिंस को लगातार मैसेज कर रही होती है कि तुम ठीक होना, सही सुरक्षित होना, तुमने खाना खा लिया ना, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो पर तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था ना। बट ग्रैंड प्रिंस उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, जिससे वह और ज़्यादा दुखी हो रही होती है। हिजू की इस तरह की हालत देखकर कोर्ट लेडी बोलती है, यह वही जगह है जहाँ पहली बार ग्रैंड प्रिंस और आपके बारे में पता चला था। ग्रैंड प्रिंस काफ़ी खुश हुए थे उस दिन। मुझे पता है तुमने ये एक दूसरे को बचाने के लिए ही किया है। कोर्ट लेडी हिजू से बोलती है, महल के दरवाजे जल्द ही बंद होने वाले हैं। हिजू बोलती है, तो मैं चली जाऊँ? अगर मेरे बारे में किसी ने पूछा तो? कोर्ट लेडी चॉय बोलती है, मैं संभाल लूँगी। इसके बाद हिजू खुश हो जाती है और कोर्ट लेडी को अपने गले से लगा लेती है। वो जल्द ही वहाँ से निकल जाती है। वह कार स्टार्ट करने से पहले प्रिंस को मैसेज कर देती है कि मैं बीमार हूँ। ग्रैंड प्रिंस इस मैसेज को देखकर उसे रिप्लाई कर देते हैं, जिसके बाद हिजू खुश हो जाती है, प्रिंस से मिलने के लिए चल देती है। वहीं दूसरे सीन में दिखाते हैं ग्रैंड प्रिंस अपने प्राइवेट रेजिडेंस में होते हैं जहाँ पर हिजू आती है। हिजू को देखकर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, तुम तो बीमार थी ना? हिजू बोलती है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, मैंने बताया तो था कि मैं कल वापस आ जाऊँगा। हिजू पूछती है, तुम ठीक हो ना? ग्रैंड प्रिंस कोई जवाब नहीं देते हैं। तभी हिजू अपनी फीलिंग ग्रैंड प्रिंस को कन्फेस कर देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और भागकर आकर प्रिंस को गले से लगा लेती है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, ये सब तुम बीमार हो इसलिए कर रही हो क्या? मैं कंफ्यूज हूँ। हिजू बोलती है, मुझे पता है तुम कंफ्यूज नहीं हो, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए ही किया था और मुझे पता है तुम इसी वजह से मुझसे नाराज़ हो। इतना कहकर हिजू प्रिंस को किस कर देती है, बट प्रिंस कोई रिएक्शन नहीं देता है। हिजू बोलती है, क्या तुम यह नहीं चाहते हो? ग्रैंड प्रिंस बोलता है, नहीं, आई लाइक इट, और हिजू को किस कर देता है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हिजू देखती है ग्रैंड प्रिंस वहाँ नहीं होते हैं तो वह डर जाती है। तभी ग्रैंड प्रिंस आता है और बोलता है, क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? हिजू बोलती है, नहीं, मैं बस थोड़ा डर गई थी। ग्रैंड प्रिंस बोलता है, तुम कुछ समय के लिए यहीं रहो। हिजू बोलती है, मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, जल्द ही दोबारा से रॉयल ऑर्डर आने वाला है जिसे मैं दोबारा से मना कर दूंगा।
हेजू बोलती है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हो? तो ग्रैंड प्रिंस बताते हैं कि रॉयल ऑर्डर को 3 बार जारी करना पड़ता है, जिसे मैं रिजेक्ट कर दूंगा, बट लास्ट में मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। हेजू बोलती है बट तुम तो रॉयल मजिस्ट्री को बचाना चाहते थे ना? ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं मैं रॉयल मजिस्ट्री को नहीं, अपने नेफ्यू को बचाना चाहता हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंड प्रिंस और लिटिल प्रिंस ने लेट किंग और क्वीन की कन्वर्सेशन सुन ली थी। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस अपने रूम में वापस आ जाता है। कोर्ट लेडी चोय एक बॉक्स लाकर उसे दे देती है और बोलती है ये आपके ब्रदर ने भेजा है, मतलब कि किंग ने। जब ग्रैंड प्रिंस उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर रॉयल कॉस्ट्यूम होती है, जिसे देखकर कोर्ट लेडी चोय चौंक जाती हैं। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं इसका मतलब किंग ने अपना मन बना लिया है, वह अब यह गद्दी मुझे देना चाहते हैं। कोर्ट लेडी चोय कहती हैं क्राउन प्रिंस का क्या होगा? तभी रॉयल गार्ड आता है और बताता है महल में आग लग गई है। ग्रैंड प्रिंस दौड़े दौड़े वहां जाते हैं, देखते हैं किंग की डेथ हो चुकी होती है और क्वीन मदर भी वहां पर होती हैं। ग्रैंड प्रिंस बोलता है मेरा नेफ्यू कहाँ है, होने वाला राजा। प्रेजेंट में ग्रैंड प्रिंस काफ़ी सैड हो रहे होते हैं और बोलते हैं मैं अपने भाई को तो बचा नहीं सका, बट मैं अपने नेफ्यू को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और काफ़ी रोने लग जाते हैं। ग्रैंड प्रिंस रोते रोते बोलते हैं मुझे लगा था कि अगर मैं राजा बन जाऊँगा तो मैं सबको बचा सकता हूँ, बट मुझे यह डर था कि अगर मैं राजा बन जाऊँगा तो कहीं मैं ये लालच में तो नहीं कर रहा। यह सुनकर हीजू उसे गले लगाती है और बोलती है तुम लालची नहीं हो, जो भी होगा हम दोनों साथ में फेस करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और ग्रैंड प्रिंस को कंसोल करती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड प्रिंस और हीजू पैलेस वापस आ जाते हैं, जहाँ पर कोर्ट लेडी चोय बोलती है क्वीन मदर ने आपको बुलाया है। ग्रैंड प्रिंस क्वीन मदर से मिलने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन मदर को दिखाया जाता है, जो कि ग्रैंड प्रिंस से बोलती है कि तुम्हें यह ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। रॉयल मजिस्ट्री सिर्फ अभी 8 साल के बच्चे हैं, वैसे भी वे खुद से इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। इस बात पर ग्रैंड प्रिंस काफ़ी गुस्सा होता है और बोलता है यही तो प्रॉब्लम है कि वह डिसीजन नहीं ले सकते हैं और आप सब उसे कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। क्वीन मदर काफ़ी गुस्सा होती हैं और बोलती हैं रॉयल मजिस्ट्री ही किंग बनेंगे। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं आपको तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि किंग को ज़बरदस्ती यह गद्दी नहीं छोड़नी पड़ी। मदर काफ़ी दुखी हो जाती हैं और ग्रैंड प्रिंस से बोलती हैं इसके लिए मैंने काफ़ी बलिदान दिए हैं, क्या तुम बलिदान नहीं दे सकते हो क्या? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ क्वीन मदर पियानो बजा रही होती है। तभी उनके फादर लॉर्ड इनपियोंग उन्हें ग्रैंड प्रिंस के बड़े भाई से शादी करने का प्रपोजल देते हैं और बोलते हैं तुम अब क्वीन बनोगी, जिस कारण क्वीन मदर को अपना पियानोइस्ट बनने का सपना छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रॉयल अकेडमी में क्वीन मदर किंग का फोटो देख रही होती है। तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिंस आ जाते हैं तो वह फोटो छुपा लेती है और दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं एक दूसरे को देखकर। प्रेजेंट में क्वीन मदर बोलती हैं इस गद्दी के लिए मैंने अपने मन की फीलिंग्स और अपने हार्ट को भी छोड़ दिया है, तुम क्यों नहीं छोड़ देते हो, इतना तो कर दो। इसका मतलब ये है क्वीन मदर पहले से ही ग्रैंड प्रिंस को पसंद करती थी, बट क्वीन बनने के चक्कर में उन्होंने अपने मन की फीलिंग्स दबा ली और किंग से शादी कर ली, ना चाहते हुए भी। यह सुनकर ग्रैंड प्रिंस कोर्ट लेडी इम को बुलाता है और बोलता है इनका मन और बॉडी कंट्रोल में नहीं है, इनकी तबीयत खराब है, इन्हें यहाँ से ले जाओ और 3 दिन तक इनसे कोई नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर ग्रैंड प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं और क्वीन मदर रोती ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड इनपियोंग क्वीन मदर को कॉल करके बोलते हैं ये सब क्या चल रहा है, तुम क्या कर रही हो, मैं आता हूँ वहाँ पर बात करता हूँ। क्वीन मदर बोलती है मैं 3 दिन तक किसी से नहीं मिल सकती। लॉर्ड बोलते हैं ये सब ग्रैंड प्रिंस ने किया है क्या? क्वीन मदर बोलती हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें हमारी ही गलती है। लॉर्ड इनपियोंग कहते हैं लेट किंग का ऑर्डर मानना ही हमारी गलती नहीं है, तुम मुझ पर छोड़ दो सब कुछ, मैं देख लूँगा, मुझे पता है मुझे कैसे हैंडल करना है ग्रैंड प्रिंस को। क्वीन मदर डर जाती हैं और बोलती हैं ऐसा क्या करना चाहते हो तुम, बट लॉर्ड कॉल कट कर चुके होते हैं। लॉर्ड इनपियोंग के पास एक गार्ड आता है और बताता है आपसे मिलने कोई आया है। तो हम देखते हैं वह और कोई नहीं बल्कि मिनिस्टर मिन होता है। तो आपको क्या लगता है इस स्टोरी का मेन विलन मिनिस्टर मिन है? दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिंस को रॉयल कॉस्ट्यूम पहनाई जा रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। हेजू बोलती है ये तो वही ड्रेस है ना जिसे ग्रैंड प्रिंस रॉयल मजिस्ट्री के बर्थडे बैंकेट में पहन कर आए थे। चोय बोलता है हाँ ये वही है, मैंने इन्हें बहुत समझाया था। अभी ग्रैंड प्रिंस चोय की तरफ देखते हैं तो वह चुप हो जाता है। कोर्ट लेडी चोय ग्रैंड प्रिंस को कॉस्ट्यूम में देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है, बोलती है फाइनली यह दिन आ ही गया, लेट किंग यह देखकर काफ़ी खुश हो रहे होंगे। तभी हिंजू बोलती है मैं भी काफ़ी खुश हूँ। ग्रैंड प्रिंस मुस्कुराने लग जाते हैं। हिजू ग्रैंड प्रिंस की
कॉस्ट्यूम को ठीक करती है और बोलती है मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं मैं जल्दी वापस आऊंगा। सेक्रेटरी दो और ग्रैंड प्रिंस वहां से चले जाते हैं। कोर्ट लेडी राइटमैन और हिंजू प्रिंस को देखकर खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं जहाँ रॉयल मजिस्ट्री क्वीन मदर से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। क्वीन मदर गुस्सा होती हैं और बोलती हैं अब तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तुम्हें पता है मैंने इस पोजीशन के लिए क्या क्या किया है? मैंने और तुम्हारे फादर ने कितने सेक्रीफाइस किए हैं। तभी रॉयल मजिस्ट्री रोने लग जाता है और बोलता है मुझे पता है आपने क्या क्या किया है, मुझे सब पता है। जिस दिन फादर की डेथ हुई थी मैंने सब सुन लिया था। यह सुनकर क्वीन मदर हैरान हो जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ किंग की डेथ के बाद क्वीन मदर रॉयल मजिस्ट्री को किंग की कॉस्ट्यूम पहना रही होती है। रॉयल मजिस्ट्री मना कर रहे होते हैं कि मैं नहीं पहनूंगा, बट वह ज़बरदस्ती पहना रही होती है। क्वीन मदर बोलती है यह तुम्हारे फादर की डाइंग विश थी। प्रेजेंट में क्वीन मदर काफ़ी इमोशनल होने लग जाती है, जिसे देखकर रॉयल मजिस्ट्री बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए मदर, और वह अपनी मदर को हग करता है। इस सीन में फाइनली क्वीन मदर उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रही थी, ना कि किसी राजा की तरह। नेक्स्ट सीन में क्वीन मदर को दिखाते हैं जो काफ़ी टेंस हो रही होती है अपनी फादर और मिनिस्टर मिन की बातों को याद करके। वह ग्रैंड प्रिंस को कॉल करती है बट ग्रैंड प्रिंस उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देते हैं। क्वीन मदर कोर्ट लेडी इम को बुलाती है और बोलती है जिस लेडी को मैं महल लेकर आई थी उसे बुलाओ। दूसरी तरफ ताईजू हेजू को फ़ोन करके बोलता है अब क्या कहना है, बोर्ड मीटिंग करने के लिए बोल रहे हैं, बोल दूँ कि फादर की तबीयत ख़राब है। हेजू बोलते हैं नहीं मैं खुद हैंडल कर लूँगी। दूसरी तरफ हेजू और राइटमैन को दिखाते हैं तभी वहाँ पर लॉर्ड इनप्योंग भी आ जाते हैं रॉयल रिलेटिव्स के साथ। तभी एकदम एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है। सभी धमाके की तरफ ही देखने लग जाते हैं कि धुआं कहाँ से आ रहा है। हेजू बोलती है ये तो काउंसलिंग हॉल है ना, और डर जाती है और बहुत तेज़ दौड़ती है। राइटमैन और हेजू काउंसलिंग हॉल के बाहर खड़े हुए होते हैं, वहाँ पर आग लगी हुई होती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी दो आ जाती है। सेक्रेटरी दो काफ़ी घबरा रही होती है। हेजू पूछती है ग्रैंड प्रिंस कहाँ हैं, बताओ ग्रैंड प्रिंस कहाँ हैं? दो बोलती है वे काउंसलिंग हॉल के अंदर है। यह सुनकर हेजू राइटमैन सभी चौंक जाते हैं। तीनों डरे हुए काउंसलिंग हॉल की तरफ ही देख रहे होते हैं। हेजू काफ़ी डर जाती है। यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।